और गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है एनडीआरएफ पर। आज हमारे साथ में है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी। टाटा ने इसके साथ में एक ग्रैंड एंट्री करी थी जब ये मार्केट में आई थी, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी उस टाइम जो है वो सेगमेंट जो है वो उभर रहा था और ये एक ऐसी एंट्री थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आया और फिलहाल इसका स्टेटस ऐसा है मार्केट में कि ये अपने सेगमेंट में मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है। टॉप 5 कार्स सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ में ये शामिल रहती है और तकरीबन 12 से 13 हज़ार यूनिट जो है वो हर मंथ सेल आउट होती है दोस्तों इसकी। आज इसके एक प्राउड ओनर हमारे साथ में है और उनसे आज मुलाकात करेंगे। मेरे साथ में है मिस्टर मोहित। वेलकम टू माय चैनल मोहित जी, कैसे हो आप? ये बढ़िया। आप इधर आ जाओ छोटू। तो ही इज ऑल्सो अ प्राउड ओनर ऑफ दिस टाटा नेक्सॉन और आज हम बात करेंगे मोहित जी से। मोहित जी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो आप मुझे अपना। मेरा नाम मोहित है और मैं इंडिया यामा मोटर्स के अंदर हूँ। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। प्रीवियसली मैं रेनॉल्ट के अंदर था, अभी मैं यामा के अंदर हूँ। रेनो में भी थे आप और तकरीबन कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? मेरा नियर अबाउट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। अरे वाह, अमेजिंग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन प्राउड ओनर से और जानेंगे वो सारी चीज़ें जो आपको एक्चुअली टाटा नेक्सॉन खरीदते टाइम, ये जब भी आपको कंसिडर करनी है ये गाड़ी, आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं तो टाटा नेक्सॉन हमेशा से उनमें से एक रहेगा, क्योंकि 15 लाख में आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं टाटा नेक्सॉन इज़ वन सच ऑप्शन। तो मुझे पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो आज हम सारे जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर अमेजिंग कंटेंट अगर आपको देखना है तो आपको आना तो हमारे चैनल पे पड़ेगा। उसके लिए करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी ऑल पर ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट मोहित जी, हमें पता है मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन प्रेजेंट हैं और नेक्सॉन ईवी सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट ऐसा है जिसमें सारे मैन्युफैक्चरर खेलना चाहते हैं क्योंकि ये मोस्ट सेलिंग है। तो आपने नेक्सॉन की तरफ ही क्यों अपनी आंखें गड़ाई और क्यों ये आपका सबसे बेस्ट डिसीजन रहा? डिसीजन टाटा नेक्सॉन पे पहुंचने का ये था कि मैंने 2 गाड़ियां सेलेक्ट करी थी ब्रांड की, एक टाटा और एक महिंद्रा। बिल्कुल। महिंद्रा इसकी रेंज में अच्छी गाड़ी है लेकिन थोड़ी सी प्राइस मेरा आउट ऑफ बजट थी। फिर लेकिन टाटा के पास मैं डीलरशिप पे पहुंचा तो मैंने 2 बार उनसे टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी ली। उन्होंने मुझे एक ओनरशिप जो उन्होंने मुझे रिलायबिलिटी दिखाई, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसे कैसे भी टेस्ट करें। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ ठीक है, यही गाड़ी ठीक है। हाँ, टाटा के अंदर फैमिली ये चाह रही थी कि हम एल्ट्रॉस की तरफ जाएं। मेरा मूड ये था कि मैं इसकी तरफ जाऊं। अच्छा। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन फाइनली यही अच्छा, कहीं ना कहीं डिसीजन लेते टाइम ये भी रहता होगा ना कि यार ये ज़्यादा बल्की लगती है एल्ट्रोज से, अब मुझे हैचबैक का वो ज़माना थोड़ा पीछे रहता जा रहा है, एसयूवीज़ का ज़माना आ रहा है, तो रोड प्रेजेंस का कहीं दिमाग में रहता है। ये डिसीजन रहा आपका कहीं ना कहीं एल्ट्रोज और एसयूवी लेते टाइम? ये वाली एल्ट्रोज में रोड प्रेजेंस एज अ हैचबैक की अगर हम देखते हैं उसको तो उसके हिसाब से रोड प्रेजेंस अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेगमेंट थोड़ा अलग हो गया। हाँ। अब ऐसे तो मैं पापा जिस दिन गए थे तो कह रहे थे यार गाड़ी तो ये हैरियर अच्छी लगती है इससे। तो जितना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा डायमेंशंस उतने ज्यादा बच्ची लुक्स आते हैं। तो ठीक है, और हम बात करते हैं फिलहाल इसके बारे में और इसका ओनरशिप रिव्यू तो हम लोग आगे चल के लेने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्विस रिव्यू की। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या जोनल डिफरेंसेस रहे? क्योंकि आप अक्सर 2 सिटीज़ में रहते हो, कभी मेरठ रहते हो, कभी नोएडा साइड रहते हो, तो इन दोनों ही सिटीज़ में क्या कभी एक्सपीरियंस में डिफर आया आपके? देखो, जोनल एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे हम थोड़ा सा NCR से या जैसे टियर 2 या टियर 3, टियर 2 टियर 3 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हर टियर 3 भी खराब नहीं है और हर टियर 1 भी अच्छा नहीं है। मैक्सिमम 80-10-10 की परसेंटेज कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने एनालाइज करी है, 80% डीलरशिप बहुत अच्छी है, चाहे टियर 1 में हो, टियर 2 या टियर 3। 10% अप टू द मार्क है, वो इम्प्रूव होने की कगार पे है, और 10% ऐसे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टाटा स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। टाटा या महिंद्रा, जैसे हम फोर्ड के लिए कहते थे बहुत अच्छा डीलरशिप एक्सपीरियंस होता था। तो हाँ, 10% अगर और इम्प्रूव करेंगे तो बेसिकली हम टाटा के लिए भी यही कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या ब्रांड पर या डीलर पे भरोसा करना? तो एक तो हो गया कि ब्रांड पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, बट देन कम्स इनटू एक्शन कि यार डीलर पे भी उतना भरोसा किया जा सकता है क्या? इसमें दोनों में डिफरेंस आया? आपको डिफरेंस महसूस हुआ? देखो, ब्रांड सबसे पहली चीज़ है, ब्रांड पे भरोसा होना। हाँ। अगर ब्रांड पे भरोसा है तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रांड अगर इतना रिलायबल ब्रांड है तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात कर लेते हैं, टाटा के कम से कम 15 से 20 सर्विस सेंटर होंगे।
हो सकता है आपके घर के जो 5 किलोमीटर दूर है वो अच्छा ना हो, लेकिन 7 किलोमीटर दूर वाला अच्छा हो। बिल्कुल। लेकिन ब्रांड पे भरोसा होना पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ब्रांड पे भरोसा नहीं करा है, आपको रोज सर्विस सेंटर गाड़ी लेके जानी पड़ रही है, सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, उसका कोई फायदा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। चलो फिलहाल अभी गाड़ी में बैठते हैं, है ना। आप इस साइड से आओ और मैं इस साइड से आता हूँ, और कुछ 2-4 चीज़ें और मैं पूछता हूँ आपसे। तो दोस्तों सीट बेल्ट लगा लेते हैं फ्रंट की, और हम लोग आज मोहित जी की सोसाइटी में जो है वो चलते हैं। बाय द वे, ये एसेसरी लगाने के बाद में आपको ये हैंड ब्रेक रिलीज करते टाइम थोड़ा इशू होता है? थोड़ा मतलब इनिशियल होता, अब आदत हो गई है। हाँ। अभी क्योंकि मैं अगर कर रहा हूँ ना तो मेरी उंगलियां फंसती हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं करता हूँ ना तो मैं इसे इस तरफ से ऐसे लेता हूँ। हाँ, तो आपने ये अपने आदत में डाल लिया, कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसे वो कर लिया है। करेक्ट। चलिए तो लेके चलते हैं फिलहाल तो। ऑलराइट गाइस, सो दिस वन इज अ पेट्रोल इंजन। ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। ये इंजन आप बहुत सालों से देख रहे हो, और रिलायबिलिटी का तो कोई इशू नहीं है, बट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जरूर इसके अंदर थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, वो हम इसके ओनर से जानेंगे। बट उससे पहले ओनर का एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था, वो हम जानते हैं। मोहित जी, मुझे इसके सनरूफ का जो आप कंसर्न बता रहे थे वो जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्या प्रॉब्लम आए थे इसके? मैं ना इनिशियली जब मैंने ली थी गाड़ी तो उसके विदिन 6 मंथ्स इसमें 2 बार कंसर्न आया था। अच्छा। तो एक बार मतलब सनरूफ जो हम पीछे से टिल्ट करते हैं, हाँ। वो टिल्ट हो गई थी लेकिन क्लोज नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल। और सेकंड बार जो इसका एंटी पिंच वाला फंक्शन होता है वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो तो एक बार मैं ऐसे ही मतलब विद इन द वे था, मैं टाटा मोटर्स के शोरूम पे, तो उन्हें मैंने अपना कंसर्न बताया था, उन्होंने वो रीसेट करके तभी के तभी, मतलब इसके लिए मुझे कोई ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा है, जॉब कार्ड नहीं ओपन हुआ, वो कंसर्न मेरा दोबारा हो गया था। फिर दूसरी बार जब वो फंक्शन आया, दिक्कत आई, तो मैंने टाटा मोटर्स में एक अशोक जी हैं सब मोटर्स में, उनसे फोन पे बात करी, उन्होंने मुझे रीसेट करने का ऑप्शन बता दिया कि आप कैसे रीसेट करके और अपनी सनरूफ को बंद कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि जब भी आप सर्विस सेंटर पे आओगे हम इस इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये 2 इशू थे, बट सर्विस सेंटर का सपोर्ट सही था, तो इतने ज्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। बिल्कुल। चलो ठीक है, ये बात तो अच्छी रही है। और बाय द वे, इस गाड़ी को जो है वो अब मोहित जी तकरीबन 26,000 किलोमीटर चला चुके हैं, और 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद में इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ये हमेशा से खुश रहे प्रोडक्ट को लेके। इंजन की परफॉर्मेंस मोहित जी मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको, बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन एंड अ टर्बोचार्ज इंजन। बाय द वे, ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूसिंग गाड़ी है, इससे ज्यादा पावर फिगर्स ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है। रियल लाइफ में आपने XUV 300 भी चलाई है, कितना अंतर आपको नजर आया, और वैसे भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंजन को लेके, वो मुझे बताओ आप। देखो, ये इंजन 3 सिलेंडर इंजन है, तो बेसिकली हमें लेने से पहले पता है कि इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन थोड़ी बहुत डिफर करेगी। लेकिन हाँ, जहाँ 3 सिलेंडर इंजन की बात आती है, थोड़ा नॉइजी है, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। तो एज सच अगर इसमें हमारे पास 3 मोड्स अवेलेबल है, स्पोर्ट्स, इको और ड्राइव मोड। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मोड को यूज करते हो, बिल्कुल, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा मैंने कोई ऐसा इशू फेस करा जहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस खराब लग रही है। अगर मैं गांव के रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे सडन क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेशन करना है, तो हाँ, मैं स्पोर्ट्स मोड यूज कर सकता हूँ। हाँ, उसमें मेरा एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर हाईवे पे हो, आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, बिल्कुल, आप इको मोड को यूज करो और आपका एवरेज भी मेंटेन हो जाता है। और सिटी के अंदर सिटी मोड इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई हार्श एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, हार्श ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इंजन ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत नॉइज है। अब मैं तो उस नॉइज को जो आती है उसे ऐसा कंसिडर करता हूँ कि जैसे इंजन आपका थोड़ा सा रैव करता है, उस तरह कंसिडर करो। और वो भी यार मोटर एंथुसियास्ट के तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, उस तरह कंसिडर करो। और मतलब वो ऐसा नहीं है कि टक 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 की ऐसी आवाज अनप्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट नहीं है वो बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोस्तों मैं जैसे इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब हो चुके हैं हमें चलते हुए। मुझे जो रियलाइज हो रहा है वो रियलाइज ये हो रहा है कि कंपैरेटिवली टाटा ने जो है वो स्टीयरिंग को हल्का सा हार्ड रखा है, लेकिन जो क्लच का प्ले है वो एक्सट्रीम सॉफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ईजिली जो है वो स्लाइड होते हुए क्लच अंदर चला जाता है, और उसका प्ले भी ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी इनडेप्थली जो है वो क्लच को प्रेस करना पड़ता है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गियर प्ले की और गियर थ्रो की, वो शॉर्ट है, गियर प्ले शॉर्ट है, थ्रो
थ्रो शॉर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और बहुत सॉफ्ट है, मतलब आप इजीली जो है वो इसके गियर्स लगा सकते हो, पता भी नहीं चलेगा। तो उस लिहाज से तो गाड़ी काफ़ी सही मेरे ख्याल में बनाई गई है। रोज़ाना अगर आप चल रहे हो उसको सिटी में लेके तो कोई, मुझे तो लगता नहीं इशू आने वाला है। इसका एसी का परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाय द वे मोहित जी, मुझे रियर के एसी की परफॉर्मेंस आप बताओ कि रियर कैसा रहता है? रियर के एसी में अभी हम जैसे 2-2.5 किलोमीटर आपने बताया चल रहे हैं, तो इसके अंदर अब कूलिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप कंपेयर करो फ्रंट के अंदर, देखो 4 ब्लोअर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से कंपेरेटिवली कम है। लेकिन जैसे ही आप 15-20 मिनट का टाइम निकालते हैं गाड़ी में, तो सफिशिएंट कूलिंग थ्रू आउट द कैबिन हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा हमेशा बेहतर होता है। इसके और सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है, 300 को जो हमने कंसिडर करा था, वो एक ये भी चीज थी, उसमें रियर का एसी वेंट नहीं है और बूट स्पेस भी इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। 257 लीटर की बूट है, इसमें मेरे ख्याल में 350 है, 350 हाँ, तो वो काफी अंतर पड़ता है। 350 एक्चुअली में अच्छा फिगर है दोस्तों। इससे ऊपर हम बात करें तो काइगर की आती है, और वो तो अमेजिंग लेवल की बूट है। बट ऑन फिगर्स, ऑन डॉक्यूमेंट बूट होना और रियल में वो कितना प्रैक्टिकल है उस पर भी डिपेंड करता है। मुझे लिटरली टाटा नेक्सॉन का जो बूट है वो काफ़ी पसंद है। मैनेजमेंट जो है वो बूट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल प्लेन रहता है, आप जितने भी चाहे चीज़ें जो है वो उसके अंदर रख सकते हो, और अनइवन सरफेसेस नहीं है। टाटा एल्ट्रोज के अंदर अनइवन सरफेसेस हैं, तो आपका बैग जो है वो हल्का ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। इसके अंदर ये नहीं है, बिल्कुल इवन जो है वो स्प्रेड किया गया है। बाय द वे, इसकी नाइट ड्राइव का आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर करो कि हेडलाइट यूनिट आपको कितनी पावरफुल लगी, फॉग लैंप का कितना महसूस आप करते हो कि फॉग लैंप होने की वजह से कितनी इंटेंसिटी बढ़ी है इसकी हेडलाइट होने की? रियर मतलब अगर नाइट विजन की बात करें तो जो हमारी लो बीम है, हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है। और ये सिर्फ टाटा के साथ नहीं है, ये मैंने और भी गाड़ियाँ चलाई हैं सेम सेगमेंट में, ये सबके साथ ही है। लो बीम बिल्कुल इनफेक्टिव होती है, और हाई बीम मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि हम गाड़ी को हर टाइम हाई बीम पे रखें, क्योंकि सामने वाला बंदा भी परेशान होता है उससे। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल एक अंधेरे वाली सड़क पे पहुंच जाते हो, तो वहाँ को उसको देखते हुए बहुत अच्छा है। मतलब फॉग लैंप का थ्रो भी पता लगता है कि फॉग लैंप है गाड़ी में, और हाई बीम का थ्रो अच्छा है। लेकिन हाँ, लो बीम को खाली टाटा को नहीं, सब गाड़ियों को मुझे लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हाई बीम हर टाइम यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप सही चीज़ कह रहे हैं, स्पेशली तब जब आपकी सिंगल वे जो है वो रोड है। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाइट ड्राइव रिव्यू की, आपने फॉग लैंप की इंटेंसिटी का कुछ फ़र्क पड़ा फॉग लैंप होने ना होने से? कितना फ़र्क पड़ रहा है? एज सच ये नहीं है, अगर आप उसे थोड़ा, आपका एंगल थोड़ा वाइड हो जाता है, हाँ, मतलब थोड़ा आपको रोड के साइड में क्या चल रहा है वो थोड़ा आपको मोर क्लियर हो जाता है। क्लियर पहले भी है, करेक्ट, लेकिन हाँ वो थोड़ा एनहांस कर देता है आपकी विजन को। हाँ, और बाहर से देखोगे तो हाँ ठीक है, गाड़ी के अंदर फॉग लैंप लग रहे हैं, वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो थी दोस्तों, हमने कुछ चीज़ें जान ली है, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ ना AMC के बारे में पता करते हैं। मोहित जी ने इसके साथ में AMC भी खरीदी, तो AMC का थोड़ा एक्सपीरियंस, कितना कॉस्ट आया आपको AMC का, और रियल लाइफ में क्या सच में फ़ायदे का सौदा है कि नहीं है, आप मुझे ये बताओ। AMC को मैंने AMC ली थी आफ्टर, मतलब मेरी फ्री सर्विस होने के बाद, तो उसमें मैंने 2 सर्विस करवा ली हैं। वो AMC मुझे 3700 की मिली थी, और 2 सर्विस को अगर एक मेजर और एक माइनर को हम कंसिडर करते हैं, तो 3700 की अगर मेंटेनेंस कॉस्ट है तो कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है, आपका लेबर, आपके ऑयल चार्जेस। हाँ, मैंने एक बल्ब चेंज हुआ था मेरी गाड़ी का, हेडलाइट का, वो 350 रुपए का अलग था, तो वो हमें पे, मतलब टीयर वाले जो पार्ट्स हैं जो हमारे कंज्यूमेबल हैं, वो हमको अलग से थोड़ा पे करने पड़ते हैं, जो उसके अंदर नहीं होते। वैसे आपकी नॉर्मल सर्विस और जो लेबर होती है वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। मेरे ख्याल में अगर मैं 2 टाइम की सर्विस करवाने भी जाऊं तो लेबर ही 3700 से ऊपर की हो जाएगी। तो और कंज्यूमेबल जितने भी आप बता रहे हो कि ऑयल फिल्टर, कूलेंट्स वगैरह हो गए, एयर फिल्टर हो गए, AC केबिन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है उसमें, सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो सर्विस मेरे ख्याल में अगर AMC आप लेना चाहते हो तो इट कुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहो तो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो मेरे ख्याल में सर्विस भी वो जल्दी मांगेगी, क्योंकि वियर एंड टियर का डर हमेशा आपको बना रहेगा, तो मेंटेनेंस आपको चाहिए होगी। देखो दोस्तों, अब मैं चला रहा हूँ टाटा नेक्सॉन, मुझे स्टेबिलिटी के मामले में ये गाड़ी अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब बात होती है इंजन परफॉर्मेंस की, सो बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन एक्चुअली नहीं मिलता, थोड़ा टर्बो को टाइम लगता है, हल्का सा टाइम लगता है सोचने में कि अच्छा अभी मेरे को अच्छा पिक जो है वो देने के लिए बूस्ट जनरेट करना पड़ेगा, तो वो बूस्ट जनरेट करने के लिए हल्का सा समय लगाता है। लेकिन एक बार वो आरपीएम अगर रीच आउट कर जाए तो उसके बाद में इसका जो मिड रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। तो इनिशियल लैग ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन जो मिड रेंज है वो आपको अच्छी मिलेगी अनटिल अनलेस आप 100 किलोमीटर पर आवर तक ना पहुंच जाओ। अगर उसके बाद अगर आप रेव कर रहे हो उसको, तो टर्बो ऑलमोस्ट फ्री सा महसूस होता है, फिर बहुत ही ग्रेजुअल पिकअप आपको मिलेगा, धीरे 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 करके जो है वो गाड़ी बढ़ेगी 140 150 की ओर, तो वो चीज़ ज़रूर है। टायर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अमेजिंग, इट इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इन द सेगमेंट। 209 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस है। कभी मोहित जी ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर जितने भी हम लोग ऑनलाइन देखते हैं और बातें करते हैं, ऑनलाइन सर्च आउट करते हैं, लुक आउट करते हैं, तो पता चलता है कि रियल लाइफ में भी इतना ही कंसिडरेशन है इसका बिल्ड क्वालिटी का कि नहीं? कोई ऐसा अगर आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ हो? इंसिडेंस अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हुआ है। तो बेसिकली क्या था, मैं सुबह ऑफिस जा रहा था, तो साइड में एक बस खड़ी थी, स्कूल बस थी, तो मैंने सोचा कि बच्चे चढ़ रहे होंगे, तो मतलब साइड में इतनी जगह थी कि गाड़ी आराम से निकल सकती थी। मैं गाड़ी निकाल रहा था, तो बेसिकली जैसे ही मेरी गाड़ी बस को क्रॉस करती है, तो एक साइड से बुलक आता है और वो लेफ्ट फेंडर के ऊपर एकदम से धड़ाम चढ़ जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, मतलब इम्पैक्ट बस इसलिए नहीं खड़ी थी कि बच्चे चढ़ रहे थे, बस इसलिए खड़ी, उसका हमने बुलक था। अरे तो फिर मैंने बाद में उतर के देखा, हाँ गाड़ी पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हाँ मेरे पास पहले और गाड़ियां थी। अगर उस इम्पैक्ट को मैं इससे कंसिडर करता हूँ तो मतलब जो मेरा डैमेज था वो कहीं बहुत ज्यादा होता अगर मेरे पास पुरानी गाड़ियां होती। तो ये कैसे आपने सेंस कर लिया कि पुरानी गाड़ी, कौन सी गाड़ी या फिर किस तरीके की आप बात कर रहे हो? प्रीवियसली एक स्विफ्ट डिजायर थी। अच्छा, तो पुरानी जनरेशन वाली 2014 मॉडल था वो। ठीक है। तो वो लगभग मैंने 2.25 लाख किलोमीटर चला के फिर सेल आउट करी थी। अच्छा। मतलब गाड़ी चलने में, एवरेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बार मेरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था और मेरे आगे इको स्पोर्ट थी। अच्छा। जो उसका रियर टायर होता है, तो गाड़ी मतलब हल्की सी लगी थी। तो मैंने भी उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, मैं ठीक है कोई बात नहीं, हल्की सी तो लगी जाती है। तो मतलब वो ऐसे इम्पैक्ट था जैसे अगर प्लास्टिक टू प्लास्टिक पार्ट अगर हमारे किसी गाड़ी पे लगते तो हल्का सा स्क्रैच आ जाता, या जो साइड के हमारे नक्के होते हैं वो थोड़े से निकल जाते। तो मैंने घर आके देखा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, मेरा बोनेट तो ऐसे दबा हुआ है। अच्छा। तो उससे मुझे देख के लगा कि हाँ ठीक है, टाटा का लोहा था तो झेल लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बाय द वे, बिल्ड क्वालिटी के मामले में अव्वल है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेके आई थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार मेरे ख्याल में जो 5 स्टार रेटिंग के साथ में आई थी। उसके बाद फिर एक्सयूवी 300 आई, एल्ट्रोज आई और पंच आई। तो टाटा की फ्लीट की आप जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे ना, उनमें से ज़्यादा 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग के साथ में होंगी। अभी हैरियर और सफारी की जो है वो सेफ्टी रेटिंग्स होनी बाकी है, हम लोग उनको भी रिव्यू करेंगे, उनका भी ओनरशिप रिव्यू लेके आएंगे। आप तब तक लिए बने रहो हमारे साथ में, सुरक्षित चलो, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। हम तब तक और वीडियोस के ऊपर काम करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मोहित जी जरूर एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के साथ में आने वाले हैं। अगले 1-1.5 साल बाद हम दोबारा इनको कांटेक्ट करेंगे और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जानेंगे कि भाई इतने साल चलाने के बाद में गाड़ी का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा है। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।